झारखंड का जो सवाल है ना, बहुत आसान-आसान आए होंगे आप अच्छे से मिलाइएगा और ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है। हम पूरा तरीका से कंप्लीट डिस्कशन कराने वाले हैं, एक भी गलत क्वेश्चन आपका जो हम बताएँगे नहीं होगा, ठीक है? कंप्लीट आपको मिला लेना है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल है दोस्तों लॉजिकल थे, ठीक है? जो लॉजिकल थे, वहाँ पे आग लगाना था, तो उन सारे को भी हम ना अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, देखिएगा कैसे। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं मेरे साथ 14वीं जेपीएससी पीटी का आंसर की। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आंसर की के बारे में, तो ध्यान से सभी मिला लीजिएगा अपने-अपने आंसर की को। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है हमारा ये कह रहा है कि वन्य जीव संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि वन्य जीव संस्थान जो है ये देहरादून में है। 1 का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वर्ष 2007 से गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 का बी यानी कि हमास हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों देखो इसकी शुरुआत 2014 से ही हो गई थी। लेकिन जो मुख्य रूप से बहुत युद्ध में तेजी आया था वह 2022 से आया था। लेकिन यदि पूछा है कि आधिकारिक रूप से शुरू कब हुआ था तो ऑप्शन ए 3 का आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ठीक है? हम थोड़ा-सा यहाँ पे डिटेलिंग देने का भी कोशिश कर रहे हैं साथियों, तो ध्यान से आप सभी अपना-अपना आंसर मिला लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो देखो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है? अगला सवाल है क्वेश्चन 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको 2025 वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसामू सुजुकी जो कि ऑप्शन ए में है। 6 कहता है निम्नलिखित में से किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्लोरिंग मैन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 कहता है कि भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाता है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 7 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने का सूचना है ये पूछ रहा है। तो ये जो प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित वह वस्त्र जिम और आभूषण होगा जो 8 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? हरियाणा, बिहार, दिल्ली, पंजाब। तो 9 का आंसर हो जाता है डी बिहार में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप 30 किस देश में आयोजित हुआ था? तो हुआ था दोस्तों ब्राजील में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सवाल कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेवार है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाता है ऑप्शन सी पेप्सिन जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा था? इसका आंसर 12 का डी हो जाएगा 1956 में जाना जाने लगा था। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग के समय उसकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। वे किसमें सवार हो रहे हैं? तो कैप्टन अर्जुन जो है ये रेलगाड़ी से संबंधित एक रोबोट है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा बिग डेटा 4VS में शामिल नहीं है? वेग, आयतन, विविधता, सत्यापन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्यापन शामिल नहीं है, वेरिफिकेशन शामिल नहीं है। अगला है निम्न में से कौन मड़ुआ का एक किस्म है? जो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मड़ुआ का किस्म कौन सा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A404 ये मड़ुआ का एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पीएम सूर्याघर योजना का शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो पीएम सूर्याघर योजना का शुरुआत दोस्तों 2024 में किया गया है जो 16 का आंसर ए में है, ठीक है? आप सभी मिलाते जाइएगा दोस्तों और कितना सही और कितना गलत और क्या अटेम्प्ट है आपका कमेंट में जरूर मुझे
कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि 17 का आंसर है बी, चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है कि 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की, जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रो पेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप को प्रशांत महासागर के आसपास के पानी में गिरा दिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 को पूछ रहा है दोस्तों, देखो ये जो सवाल पूछा गया है ना जेपीएससी में इस बार, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग डाइवर्सिटी है सवाल के अंदर, आगे जैसे जैसे चलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी तटीय क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाता है 19 का दोस्तों ऑप्शन बी, मैतई और कुकीजो, ठीक है। मैतई और कुकीजो हमारा राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हवाई हमले किस ऑपरेशन के नाम के तहत किया था। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से किया था, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कहता है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेन। 21 का बी हो जाता है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम विकसित देश पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किया गया। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है। तो 23 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि पॉलीसाइथोमिया खाली स्थान से संबंधित रोग है। तो याद रखेंगे 24 का आंसर सी हो जाता है, रक्त से संबंधित ये रोग है। अगला है साथियों, अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका आंसर हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 25 का बी सही जवाब है। 26 सवाल है मुंडा जनजाति। अब देखो झारखंड कह रहा है मुंडा जनजातीय समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो गितियोड़ा कहा जाता है, जो 26 का डी है। और ये बहुत सारा सवाल हम जो 4 घंटा का पढ़ाए थे उत्पाद से पहले ना, उसमें से भी है बहुत सारा सवाल। अगला है 27 नंबर सवाल। ये कहता है कि 1585 में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो 27 का आंसर हो जाता है शहबाज खान कुंभू। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने डोम्बारी बुरु पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक कब की थी। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1899 में किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया था। याद रखेंगे, या तो होगा पुंडरीक देश या पशुभूमि, महाभारत में कहा गया है। 29 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कहता है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में किस मंदिर का निर्माण किया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। 30 का बी हो जाएगा। अगला है अरहर का उकठा रोग इनमें से किसके द्वारा होता है। अरहर का उकठा रोग, तो याद रखेंगे 31 का आंसर बी हो जाएगा, कवक के द्वारा होता है। अब चलते हैं 32 के ऊपर। इनमें से कौन सा एक अनाज नहीं है। मक्का, मड़ुआ, अरहर। तो याद रखेंगे दोस्तों अरहर अनाज नहीं, एक दाल है। तो 32 का सी हो जाएगा। 33 है निम्न में से कौन एक पोटास युक्त उर्वरक है। इसका आंसर हो जाएगा MOP, ऑप्शन नंबर डी, 33 का राइट आंसर है हमारा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था। तो 34 का आंसर हो जाएगा कैप्टन जैकब कैमक, जो कि बी में है। 35 है 1994 ईस्वी में दिसोन गुरु शिबू सोरेन किसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 35 का जवाब हो जाएगा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जो कि ऑप्शन ए में है। 35 का ए। 36 नंबर सवाल है, गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। क्राउन जड़ की शुरुआत, ये आंसर हो जाएगा 36 का ए। 37 नंबर है, बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टांडा कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38 की टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो गुमला में है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, गुमला। 39 कहता है निम्न में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसल के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और फूल, फल, सब्जी और बीज की गुणवत्ता आकार को बढ़ाता है। तो 39 का आंसर पोटेशियम हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है।
40 कहता है रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1780। 41 है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 42 नंबर सवाल कहता है अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम। अब यहाँ पे देखो बहुत लंबा सवाल है ये, ठीक है? तो थोड़ा अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कथन, कंपनी को दे भू राजस्व अस्थाई रूप से निर्धारित किया गया था, यानी कि कंपनी को देने के लिए जो भू राजस्व था वह निर्धारित था कि कितना देना है। तो एकदम ये सही है, ये सही है पहला। फिर है जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया बशर्ते वे राजस्व का भुगतान करें, ये भी सही है। फिर इस बंदोबस्ती ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव बचाव सुनिश्चित किया था। बढ़िया से पढ़ो। इस बंदोबस्ती ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा, क्या स्वामित्व की सुरक्षा थी? तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है? एक और दो तो सही है। आगे यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू की गई थी, ये भी सही है। एक सही है, दो सही है और चार सही है। ऐसा हमको कहाँ पे मिल रहा है, किस ऑप्शन में? इसको हमको मिलाना होगा। एक दो और चार, ये देखो इसमें मिल रहा है जो ऑप्शन नंबर बी में है। एक दो चार, 42 का बी हो जाता है, ठीक है? अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 43। ये भी देखो मैच द कॉलम ही है। बोलता है निम्नलिखित अधिनियम को उनके संबंधित प्रावधानों तथा परिणामों के साथ मिलान कीजिए। देखो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ठीक है? तो 1919 में आया था तो क्यों आया था ये पूछ रहा है। तो रॉलेट एक्ट क्यों आया था, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 क्यों आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्यों आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों आया था। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। वैसे तो हम तो सिर्फ आंसर बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखो रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है? ये जब आया था रॉलेट एक्ट, तो इसमें जो है बिना मुकदमा के ही लोगों को पकड़ लिया जाता था। ए का टू हो जाएगा, मिला लो। ए का टू, ए का थ्री, ए का टू, ए का फोर। तो ए का फोर ये गलत, ए का थ्री ये भी गलत। तो ऑप्शन ए और सी दो बच गया है। अगला है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। देखो इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था, तो बी का थ्री हो जाता है। देखो बी का थ्री है, बी का फोर है, ये भी गलत। अब जो बच गया वो आंसर, इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है? इसका आंसर ए हो जाता है। ये सवाल नंबर 43 का आंसर ए है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा। हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। 45 नंबर रेड क्लिफ रेखा निम्न में से किसके बीच की सीमा को निर्धारित करता है? तो 45 का आंसर हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ए नंबर 45 का ए। 46 नंबर सवाल कहता है मुगल भारत में कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुद कस्त और पाही कस्त का क्या तात्पर्य है? देखो याद रखना, ये दोनों दो प्रकार के किसानों की बात करता है। तो ये आंसर तो हमको मिल गया। खुद कस्त का मतलब जो वहां के निवासी है प्रॉपर, उनके वे किसान खुद कस्त कहलाते हैं, और जो बाहर से आकर के वहां पे बसे हैं उनको पाही कस्त कहा जाता है। ऑप्शन बी 46 का आंसर हमारा हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले समझा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने समझा था। 47 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। 48 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है साथियों की मध्यकालीन शब्दों को उनके अर्थों से मिलाएं। अर्थों से मिलाना है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे खुतबा है, सिजदा है, इक्ता है, टंका है। जो पता है पहले तुम उसको मिला लो, उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर मिल जाता है तो अच्छा बात है। सिजदा देखो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था सिजदा। जिसमें क्या होता था कि राजा के सामने, सम्राट के सामने घुटनों पर बैठ करके और उनके कदमों को चूमना होता था। तो सिजदा तो हो जाता है बी का थ्री। बी का थ्री। अब यहाँ पे तुम मिला सकते हो बी का थ्री कहाँ कहाँ पे है, एक ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ये कर लेते हैं हम, बी का थ्री याद रखते हैं, ठीक है? टंका, टंका जो है इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था टंका, और ये चांदी का सिक्का था। तो डी का फोर हो जाएगा। बी का थ्री और डी का फोर। तुम यहाँ पे देखो बी का थ्री है, डी का टू है, ये गलत हो गया। बी का थ्री है, डी का फोर, ये हो सकता है। फिर बी वन है और डी का फोर है, ये तो नहीं होगा। अब हमारे पास एक और चेक के लिए बचा है, तो नीचे कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अच्छा ए और सी तो हम काट चुके हैं, ठीक है? ए और सी हम काट चुके हैं। बी का थ्री और डी का फोर। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोले थे, बी का थ्री और डी का फोर, बी थ्री डी फोर, ए खत्म, बी थ्री डी फोर यहाँ पे है। यहाँ पे सी भी काट चुके थे, अब बी टू है। ऑप्शन बी मिल गया हमको, पूरा नहीं भी पता है फिर भी मिल गया। ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट है, ठीक है? ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट है। अब क्या क्या हो जाएगा, पूरा मिला लो। तो खुतबा जो है, खुतबा है शुक्रवार की नमाज के दौरान शासक के नाम पर पढ़ा जाने वाला उपदेश, बी ए का वन है। सिजदा जो है, सिजदा सम्राट के समक्ष प्रणाम करना। इक्ता क्या है, सी का टू, यानी कि दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व आवंटन। और टंका है इल्तुतमिश द्वारा प्रचलन, ठीक है? तो दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कथन और कथन। देखो कथन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि का स्वामी माना जाता था। मुगल की कृषि प्रणाली में जमींदार को, जमींदार के पास जितना जमीन होता था क्या उसका स्वामी होता था? ये गलत है ना।
स्वामी नहीं होता था, बल्कि वह टैक्स कलेक्टर होता था, टैक्स को कलेक्ट करता था, तो ये तो गलत हो जाएगा। कथन 1 गलत है। जमींदार भूमि मध्यस्थ का एक वर्ग था जिन्हें भूमि में कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे, ये सही है। और वे राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करते थे, एकदम सही है। लेकिन वास्तविक खेती किसानों द्वारा की जाती थी। देखो कथन 2 सही है दोस्तों, कथन 1 गलत है। तो बोलता है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है ना, दोनों सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ये भी गलत है। यानी कि 50 का यदि हम आंसर देखें तो क्या आंसर हो जा रहा है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। 50 का आंसर ऑप्शन डी हो जा रहा है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, ये भी देखो कथन वाला ही है। बोल रहा है कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी, एकदम सही है, विजयनगर साम्राज्य के था। फिर अमर नायक सैन्य सेनापति थे, ये लाइन सही है। जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिया गया था, ये भी सही है। जिनसे वे राजाओं के लिए घोड़ा और हाथी की एक निर्धारित टुकड़ी के रख रखाव के लिए कर वसूलते थे, ये दोनों लाइन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन कहता है 51 के लिए कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा होगा, मिला ले। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। 52 कह रहा है साथियों कि मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथपंथी, सिद्ध और योगी निम्नलिखित में से किससे जोड़े थे। तो ये निराकार वास्तविकता की खोज यानी कि निर्गुण को जानने के लिए सब चीज कर रहे थे। 52 का आंसर ए हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला है 53 नंबर। अब देखो 53 नंबर दोस्तों हिस्ट्री का सवाल है। कह रहा है कि हड़प्पा स्थल का उनकी विशेषताओं से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 53। देखो तुमको क्या क्या पता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो, तो चन्हू किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चन्हू जो है शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जहां पे मन का बनाया जाता था। तो वन का तो टू हो जा रहा है, ए का दो, देखो ए का दो, ए का दो, ए वन, ये गलत। ए थ्री, ये भी गलत। हम दो ऑप्शन काट दिए। अब 53 के लिए या तो ए बच गया या तो बी बच गया। कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बी का 1 हो जा रहा है। देखो बी का 4 है, ऑप्शन बी भी कट गया, जो बच गया वो आंसर 53 का ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, ये कह रहा है, क्वेश्चन 54 बोलता है, इसमें भी थोड़ा लंबा सवाल है, ठीक है। तो लंबा सवाल है तो देख लेते हैं इधर, ऐसे करके मिलाना है, मिलाना है। अब देखो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किताब दोस्तों पता है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ए का 1 हो जाएगा। चरक संहिता, चरक पे लिखा गया है, आयुर्वेद का किताब है, बी का, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। शिल्पादिकारम, ये जो है कॉलन और कनगी के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। तो ए का 1 बी का 2 ऐसे हो जा रहा है। देखो ए का 2 है गलत, हमको ए का 1 चाहिए। ए का 1 यहाँ पे है, A4 ये भी गलत, A3 ये भी गलत। तो 53 क्वेश्चन नंबर कितना था, बी हमारा आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का बी आंसर सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। प्राचीन शिलालेख और ग्रंथ में वार्पित सार्थवाह शब्द का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखेंगे 55 का आंसर हो जाएगा। सार्थवाह का मतलब होता है व्यापारी कारवां का नेता, उसको सार्थवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के सबसे अधिक मेल खाता है। तो 56 का आंसर हो जाता है बहुलतावादी शासन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 57 है, सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट का पहला संस्करण कितने सरकारी विभाग क्षेत्र पर आधारित था। 57 का भी ये हो जाएगा 10, तो जो कि 2 नंबर में है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर दीजिए, तो हमारा सिर्फ 2 है, तो केवल 2 जो कि ऑप्शन बी में है, 57 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, ये भी थोड़ा सा, ये देखो पूरा दिख गया। अब है, बोलता है कि 42वां संविधान संशोधन, इसको मिलाना है कि कौन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया, ये भी सही है 2003 में। 102वां संविधान संशोधन, अब देखो 102 नंबर का जो संविधान संशोधन था ये ओबीसी के लिए था, ठीक है। और 106 नंबर का जो संविधान संशोधन था ये महिलाओं को 1/3 जो सीट देना था उसके लिए था, या जनजातीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता प्रदान, ठीक है। तो तुम देखो जरा यहाँ पे क्या क्या सही हो जा रहा है। हमारा एक सही है, सही मिल रहा है, दो भी सही है,
तो 1 और 2 ऑप्शन है कि नहीं? देखो है ही नहीं, केवल 1 दिया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ए। 59 59 कहता है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सी हो जाएगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है, प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना है। ये बात किसने कहा था? दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। तो देखो 4 है और यहाँ पे फिर चारों का अलग-अलग आंसर भी दिया है। तो यहाँ से 60 का 1 हटा दो, एलडी व्हाइट हटा दो, तो देखो 1 हट जाएगा यहाँ से और उपरोक्त सभी ये भी हट जाएगा। बाकी 2, 3, 4 ये तीनों सही हो जाएगा। 2, 3, 4 जो ऑप्शन नंबर सी में है, 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 61। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय शासन राज्य सरकार के प्राधिकार प्राप्त करती है एवं उसके अधीन होती है। ये तो सही है। स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होती है, ये भी सही है। स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, ये भी सही है। स्थानीय शासन राष्ट्र के हित में कार्य करती है, ये गलत है। कौन सा सही है? अब देखो 3 सही मिल गया, लेकिन इसमें एकदम एग्जैक्ट सही की बात करें, जो ज्यादातर मतलब नजदीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 61 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नगर पंचायत, पंचायत राज चुनाव और 2 स्तरीय प्रणाली। तो देखो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, ये बी आर मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो 62 का 1 का सी हो जाएगा, मिला लो। 1 का डी है, बी नंबर गलत है। 1 का डी है, सी नंबर भी गलत है। 1 का सी दो जगह पे है, ए और डी में। यहाँ पे 2 स्तरीय शासन प्रणाली अशोक मेहता समिति के द्वारा हो जाएगा, जो 4 का डी में है। 4 का डी, 4 का डी। पंचायती राज चुनाव, ये जो है तुम्हारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा। 3 का ए, 3 का देखो बी है, तो ये गलत। यानी कि 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 62 का। अगला है 63। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो भाग 4 है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, 36 से 51 तक है। 63 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए दिया हुआ है नीचे, 1 मिनट भाई। 63 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम बताएं भाग 4 जो कि बी नंबर में है, तो केवल बी, जो कि बी नंबर ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। और ये है 63 का बी। 64 कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। तो 64 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था कब एकात्मक हो सकती है? बाहरी संकट के समय, यदि लोकसभा बहुमत का समर्थन खो दे, ना गलत है। बाहरी संकट तो ये सही है, नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय संकट हो। राष्ट्रपति चुनाव के समय, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदन में से 2/3 बहुमत में समर्थित प्रस्ताव पर, यह भी गलत है। बोलता है दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो सिर्फ पहला वाला सही है, तो केवल 1 हो जाएगा, 64 का ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों? अच्छे से मिला रहे होगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। ये कहता है लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है? लोक प्रशासन किसका अध्ययन करता है? तो पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। 65 का सी हो जाता है, सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन। फिर है 66 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भीमताल द्रवन झील है, गलत जवाब है। भीमताल जो है डिसोल्यूशन लेक नहीं है, बल्कि ये नेचुरल लेक है, नेचुरल लेक। तो यही वाला गलत हो जा रहा है। अष्टमुदी, अष्टमुदी नदीय झील है, सही है। पुलिकट अनूप झील है, अनूप झील को ही लगुन लेक कहा जाता है। पेंगोक्से लेक जो है विवर्तनिक झील है, जिसको टेक्टोनिक कहा जाता है। बी सी डी सही है। बोल रहा है कौन गलत है? तो ऑप्शन ए गलत है, 66 का ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है 67। पूर्वोत्तर भारत की झूम कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, यह क्रिया किस समूह में आती है? पंचम क्रियाकलाप, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। 67 का डी हो जाता है साथियों, प्राथमिक क्रियाकलाप। 68 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन एक भार हरास उद्योग नहीं है? तो 68 का हो जाता है ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग जो है भार हरास उद्योग नहीं है। ठीक है।
69 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि कहा जाता है? देखो लाल नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है 69 को, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है? असम में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 69 का सी। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो अरावली, अरावली अवशिष्ट पर्वत है, हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी ज्वालामुखी पर्वत है, गलत है। नीलगिरी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये भी एक अवशिष्ट पर्वत ही है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? 70 का सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है 71 नंबर, द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 7516.6। 71 का ए हो जाता है। निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है? 72 का आंसर हो जाता है दोस्तों बैरन द्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 72 का सी। 73 नंबर है, भारत की अनुसूचित जनजाति के वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर सही है? अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम देखो जरा। वारली महाराष्ट्र का है, भील जो है ये एमपी में है, कोटा, कोटा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, गद्दी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अब दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो पहले दक्षिण वाला आना चाहिए, और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, तो पहले तो यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो ये गलत। कोटा पहले कहाँ लिखा हुआ है? ये भी गलत, ये भी गलत। कोटा यहाँ है, यहाँ है। अब कोटा और सबसे ऊपर में कौन जाएगा? गद्दी जाएगा, क्योंकि देखो तमिलनाडु सबसे नीचे है, तमिलनाडु के ऊपर में जाएंगे तो महाराष्ट्र मिलेगा, इसके ऊपर एमपी मिलेगा, फिर हिमाचल प्रदेश मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश का गद्दी वाला सबसे ऊपर जाएगा, देखो सबसे ऊपर यहाँ पे है। फिर मध्य प्रदेश का भील उसके नीचे आएगा, सही है। महाराष्ट्र का वारली, फिर तमिलनाडु का कोटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है 73 का। 74 नंबर सवाल कहता है, भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्थलाकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, सही बात है। उत्तरी मैदान उच्च घनत्व के हैं, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे जल उपलब्ध है। प्रायद्वीपीय पठार समान रूप से निम्न घनत्व वाला है, ये गलत है, तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन ए में है, 74 का ए हो जाएगा साथियों। है 75 नंबर सवाल, कह रहा है कि अरावली की श्रेणी मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, सही है। अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है, सही है। लूनी और गंगा अलग कर देते हैं। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर पड़ता है, ये भी सही है। अरावली की श्रेणी का विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक है, ये भी सही है। 75 का चारों ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 76 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य में सबसे कम शहरीकरण था? तो 76 के अनुसार हो जाएगा दोस्तों शहरीकरण सबसे कम हिमाचल प्रदेश, ए हो जाएगा 76 का। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 77 का बी हो जाएगा, 1993 में हुआ था। 78 नंबर सवाल कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए, जिसको कहते हैं एनडीएमए, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अभी कौन है हमारा? नरेंद्र मोदी है, 78 का ए हो जाएगा। अगला है 79 नंबर सवाल, 79 नंबर सवाल कहता है, 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान कब आयोजित किया गया था? 79 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, अगस्त 29 से 31। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, 71वां फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने पाया था? तो ये हो जाएगा 80 का डी हो जाएगा, मोहनलाल विश्वनाथन। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 81 का बी हो जाएगा, 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 81 का बी हो जाएगा। अगला है 82 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? तो देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, आर्गन 0.93% है, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 82 का सी हो जाएगा, जो सबसे कम है दोस्तों। क्लियर है? अगला है 83, निम्नलिखित परत के क्षयन का, 83 ओजोन परत के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो 83 का बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 84 नंबर है, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 84 का आंसर सी हो जाता है, 44 देशों ने भाग लिया था। 85 कहता है, WTO का दोहा विकास कब शुरू हुआ था?
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दोहा विकास 2001 में शुरू हुआ था। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है 86 नंबर, कहता है, थोड़ा लंबा सवाल है बट देखना है। ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर लीप लीप फ्रॉगिंग संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता इस अद्वितीय गुण को अच्छी तरह दर्शाती है? तो देखो 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बिना पढ़े आगे चलते हैं। अगला है 87 नंबर, विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी और अस्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कॉप 26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 87 का आंसर हो जाता है मिशन लाइफ, जो कि बी में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, बोलता है 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको गैट कहते हैं, इसके जगह गैट की जगह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ले लिया, जो वैश्वीकरण का मुख्य कारक बना? 88 का ए हो जाता है WTO, राइट आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 89 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत के झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर्वाधिक भाग रहता था? 2011 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 89 का डी। अगला है 90 नंबर, ग्रीन जीडीपी का क्या अर्थ है? ग्रीन जीडीपी का अर्थ है दोस्तों कि पर्यावरण की हानि को ध्यान में रखते हुए जीडीपी को देखना। 90 का बी हो जाता है। 91 नंबर सवाल, भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों यूएसएसआर, यूएसएसआर सोवियत संघ से प्रेरित है। 91 का डी। अगला है 92, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे? क्वेश्चन नंबर 92, इसका हो जाता है दोस्तों 24.82 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 92 का सी। अगला 93 नंबर सवाल कहता है कि विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है? देखो, जी से गरीब होता है, गति नहीं होगा, गलत है। ग्रामीण गलत है, गौरव गलत है, यही आंसर हो जाएगा। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। 93 का बी हमारा राइट आंसर है। 94 कहता है ब्लू इकोनॉमी शब्द का क्या अर्थ है? ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था, तो पानी से संबंधित है, समुद्री संसाधन का सतत उपयोग। 94 का सी आंसर हो जाएगा। अगला है मेक इन इंडिया पहल कब शुरू किया गया था? 95 नंबर सवाल 2014 में शुरू हुआ था, मोदी जी जब आए थे। मेक इन इंडिया पहल, 95 का बी। 96 कहता है कि जनसांख्यिकीय लाभांश का क्या अर्थ है? तो 96 का हो जाता है दोस्तों बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। 96 का सी। 97 नंबर सवाल कहता है कि भारत में कौन सी योजना लघु और मध्यम उद्योग को समर्थन देती है? 97 का क्या हो जाएगा? मुद्रा योजना। हाँ, मुद्रा योजना। 97 का ए हो जाता है मुद्रा योजना। अगला है 98 नंबर, ये कह रहा है विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई थी? तो देखो, ये हुआ था दोस्तों 1804 में, और 1804 को हम 19वीं शताब्दी लिख दें, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 98 का डी हो जाएगा। 99 नंबर कहता है दोस्तों नया VBG रामजी अभियान अधिनियम में एक व्यक्ति को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी था, लेकिन यहाँ राम जी योजना में 125 दिन किया गया है। 99 का बी हो जाता है। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्ष में कितना खर्च निर्धारित किया गया है? 20,000 करोड़। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये हमने टोटल 100 क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करके दिया है जेपीएससी 14वीं जेपीएससी, जो कि आप मिला सकते हैं आंसर को कि आपका कितना आंसर आया है, और कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।